हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 मतलब डिटर्मिनेंट्स के अंदर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 32 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसकी जो पहली दोनों एग्जाम्पल्स हैं मतलब एग्जाम्पल नंबर 30 और एग्जाम्पल नंबर 31 उसको मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर जो 30th है उसको मैंने आपको 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करवाया था और दोनों ही अप्रोचेस मतलब कि मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाई थी। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं मिसलेनियस की ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 30 और 31 को भी बहुत अच्छे से करना है और जो हम आज की वीडियो में एग्जाम्पल्स करने वाले हैं ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 32 में हमें क्या पूछा गया है, शो दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने बहुत ध्यान से करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने 4.2 को अच्छे से नहीं किया तो मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स को या मिसलेनियस के क्वेश्चंस को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.2 उसमें मैंने आपको मैपिंग दी थी, मैंने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की थी और उसमें ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए हैं। और क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको छोटी छोटी बातें या हिंट्स बताता रहता हूँ, वो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली मतलब कि इसको एक्सपैंड कर दो, आपका आंसर इतना ही आएगा। बट उसमें कैलकुलेशन पार्ट जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, टर्म्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी कि आपसे वो आंसर प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी कितनी है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर हम मैपिंग के पास जाएंगे और देखेंगे कि मैपिंग हमें क्या कहती है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमें सॉल्व करके इतना हमें प्रूव करवाना है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक्सरसाइज 4.2 की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 13 और 14 है एक्सरसाइज 4.2 का, उसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि वो दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये वीडियो बाय चांस मिस की है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको एक्सरसाइज 4.2 की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखो, इसके बाद हम मैपिंग के पास जाते हैं। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है, देखो हमारी जो मैपिंग है वो कहती है, सबसे पहले हम ये सिमेट्री चेक करेंगे, वन विद ऑल एलिमेंट्स सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। अब y प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है। तो मतलब ये वाली सिमेट्री तो ये नहीं बन रही कि सेम एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट रोज में हो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर, तो ये वाली सिमेट्री हमारी नहीं है। अब इसके बाद एनी अदर सिमेट्री और हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं यहाँ से इसलिए स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको हर एक मतलब कि मैं ना आपको क्वेश्चन का हर एक आस्पेक्ट टच करके दिखाना चाहता हूँ कि हम ये वाला स्टेप क्यों नहीं कर सकते, यही क्यों करेंगे, या ये क्यों नहीं करना, ये क्यों करेंगे। ठीक है, ट्राइंग टू ऐड सब्ट्रैक्ट एनी रोज और कॉलम्स आल्सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 ट्राई टू मेक जीरोस। तो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करनी है। और अगर हम यहाँ पर ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है। तो अगर यहाँ पर देखो एक्स वाई है, यहाँ कुछ टर्म्स हैं, यहाँ कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। अगर मुझे इसको मतलब कि ज़ीरो बनाना है तो मुझे इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्स वाई बनेगा और फिर इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको मैं रो थर्ड को एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई करूँ और फिर सब्ट्रैक्ट करूँ
तो मेरी बात जो है वो बन सकती है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ऐसे ज़ीरो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हम हमेशा प्रॉपर्टी का यूज़ इस तरह से करते हैं ताकि वो हमें हमारा जो रास्ता है वो आसान करे, ना कि मुश्किल। अब ऐसे स्टेप्स में कभी भी स्टार्टिंग में आपको मतलब कि एडवाइस नहीं करता कि आप ऐसे स्टेप्स लगाओ, इससे आपकी कैलकुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारी ज़ीरो से बात नहीं बन रही। अगर हमारी ज़ीरो से बात नहीं बन रही, यहाँ पर लिखा गया है ट्राई टू मेक ज़ीरोज़ और सिमिट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सिमिट्री बनाने जाएंगे, ध्यान से देखो, ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म है एक्स वाई जेड एक्स, यहाँ पर स्क्वायर में टर्म्स हैं, यहाँ पर सिंगल पावर में टर्म्स हैं। तो सिमिट्री बनानी अभी मेरे लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए मैं इन दोनों स्टेप्स को, मतलब ये जो बताया ना ट्राइंग टू मेक ज़ीरोज़ और सिमिट्री, इन दोनों स्टेप्स को मैं यहाँ पर अवॉइड करूँगा। अब उसके बाद ले दे के मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेप बच रहा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस तरह से करते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यस मुझे इसी तरीके से अब करना है इसको, ठीक है। ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम, तो कुछ कॉमन लेके देखते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कॉमन कैसे हम ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप कॉमन लेने भी जाओगे, ध्यान से देखो, इसमें से ना कॉलम वन में से, इस कॉलम वन में से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ना ये वाली टर्म बनेगी, यहाँ से x कॉमन ले तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर z, तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया। यस, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, मुझे भी पता है, बट यहाँ से आप y कॉमन लेके देखना, यहाँ से y कॉमन लेके देखना, यहाँ पर x बचेगा, x प्लस जेड का होल स्क्वायर, नीचे y z, ठीक है। y मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से आप z को कॉमन लेना, x बचेगा, y बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई z। तो अब अभी आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री कैसे बन रही है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यहाँ y और z है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर x और z है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x और y है। और दूसरी बात, फिर अपनी बात रिपीट करूँगा कि अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 को अच्छे से किया है ना, तो वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से देखो इसकी रो को, रो वन को, y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स, कॉलम वन को देखना y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड। तो रो वन और कॉलम वन जो है वो हमारी सेम है। सेम वे से रो टू को देखो, एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड। थर्ड रो को देख लो, एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम मोस्टली ऐसा ही स्टेप करते हैं, हमने वहाँ पर भी ऐसा ही किया था कि कुछ कॉमन ले लो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेकिंग आउट, ऐसे क्वेश्चंस में ना जो स्टेप्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर रो वन में से, x फ्रॉम रो वन, y फ्रॉम रो टू एंड z फ्रॉम रो थ्री, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये वाला जो स्टेप है ये लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, x को कॉमन लोगे, आपको पता है मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई कांस्टेंट जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं x ले रहा हूँ रो वन से, ठीक है। तो x अगर कॉमन आएगा तो अंदर कितना आएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर बाय x, ठीक है। अब यहाँ से भी कॉमन ले लो, y z, ठीक है। तो आप वैसे कॉलम वन से भी ले सकते थे, आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ले लेना आप, ठीक है। तो मैं रो टू से y को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर कितना बचा है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y कॉमन लेना, y यहाँ पर z, यहाँ से z कॉमन लेना है, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय z। तो इस तरह से मैंने कॉमन ले लिया। क्या क्या कॉमन लिया मैंने, x, y और z, ठीक है जी। तो मैंने x, y, z को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास इतना बच गया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक सिमेट्री बनी है, और जो मैंने आपको बताया कि रो वन और कॉलम वन सेम है, रो टू और कॉलम टू सेम है, रो थ्री और कॉलम थ्री सेम है,
तो अब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है उसको वापस से इसको ऐसे पढ़ लो, जैसे के को मैंने रो 1 से कॉमन लिया तो इस के को मैं कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई एक्स विद, देखो मैंने रो 1 से कॉमन लिया था ना, तो मैं इसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और y विद कॉलम 2 एंड z विद कॉलम 3। ध्यान से देखो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होगा, इज इक्वल टू, अगर आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स है, इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जिस टर्म से मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये डिवाइड में आ गई, ठीक है, उसको मैंने बाद में कैंसिल आउट ही कर दिया। तो यहाँ पर बचेगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस पूरी कॉलम को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको y से, यहाँ y स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर, इसको z स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये इससे काफ़ी सिमेट्रिकल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स स्क्वायर में थी, कोई सिंगल पावर में, यहाँ पर सभी स्क्वायर में आ गए हैं, और ये एक अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, सेम यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में यहाँ से आ सकता है कि इसको प्रूव कराओ कि इसका आंसर इतना है, ठीक है। देखो मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, जस्ट देखो बताने को तो मैं बताता हूँ कि इसको ऐसे कर दो, बट मेरा हमेशा मोटिव ये होता है कि आपको एक वे हो, आपके पास एक वे हो कि इसको हम कैसे या क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मुझे पता था कि ये वाली सिमेट्री नहीं है, तो मैं इसके पास गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जीरो भी नहीं बन रही, यहाँ पर सिमेट्री भी नहीं बन रही, तो मैंने कॉमन लिया। अब कॉमन थोड़ा सा अटपटा लग रहा था क्योंकि ऐसी टर्म्स बन गई, बट कॉमन लेने से मुझे यहाँ पर दिखा कि सिमेट्री बन रही है। हमेशा कोई भी स्टेप जिसमें आप डाउटफुल हो उसको आप रफ में करके देख लिया करो कि जो मैं कॉमन ले रहा हूँ क्या उससे मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो मुझे फ़ायदा दिख रहा था तो वापस से, और वैसे मैंने आपको बताया जब भी रो 1 और कॉलम 1 सेम हो, रो 2 कॉलम 2 सेम हो, रो 3 कॉलम 3 सेम हो, तो हम ऐसे स्टेप्स को आप अपने माइंड में रखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट ऑलमोस्ट इतना जरूर बोल सकता हूँ कि 99% क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि मैंने रो 1 से कॉमन लिया तो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने कॉलम 1 से कॉमन लिया तो उसको रो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, और मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है। अब देखो फिर से हम अपनी मैपिंग के पास जाएंगे, ठीक है। मैं आपको हमेशा एक वे देना चाहता हूँ, तो मैपिंग के पास गए तो ये वाला तो स्टेप नहीं है कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और कहीं पर भी नहीं है, तो ये स्टेप तो नहीं आ सकता, हम यहाँ पर थे ना। तो अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, अब कॉमन तो वैसे हम ले चुके हैं, तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा यहाँ से कुछ भी। देखो यहाँ से एक्स फिर कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मतलब यहाँ पर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम टू मेक जीरोस, तो क्या अब हमारी जीरोस बन सकती हैं? यस बन सकती हैं। ध्यान से देखो वाई स्क्वायर मैं ज़ीरो बना सकता हूँ। ज़ीरो बनाने का फ़ायदा क्या है कि इससे क्या होता है कि आपका डिटर्मिनेंट में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कम होती रहती हैं, और अल्टीमेटली हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। इन क्वेश्चंस में मैंने आपको हमेशा बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है वैसा ही करना है। आपका क्लास टीचर आपको डिफरेंट तरीके से करवा सकता है, मेरे से डिफरेंट करवा सकता है, आप खुद एक डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, मैं एक डिफरेंट तरीके से करवा सकता हूँ, बट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको एक वे दे पाऊँ, आप खुद सोच पाओ। अब मुझे दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ टर्म सेम है, तो मैं इसको ज़ीरो करूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये रो 3 है ना, तो ऐसा करते हैं रो 3 पर ऑपरेट कर देते हैं, रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं एक टाइम पे एक ही स्टेप कर रहा हूँ। तो रो 1 को तो वैसे ही लिख लो, ठीक है, रो 2 को भी वैसे ही लिख लो, रो 3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। रो 3 माइनस रो 1 है, तो यहाँ पर रो 3 में एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज़ीरो। अब
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रो 3 में है माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो क्वेश्चन मुश्किल बना दिया, बट अगर आप अपनी राइट हैंड साइड को देखोगे ना तो बिलीव मी आपको लगेगा कि यस हम अपने आंसर के और पास आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद और कोई ज़ीरो बन रहा है, यस जैसे ये दोनों। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, रो 2 पे ऑपरेट कर दो आप, रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया देखो, रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जस्ट रफ में करवाने का पर्पस बस यही होता है कि आप माइनस प्लस में मिस्टेक मत करो। देखो रो 1 को तो वैसे ही लिख दो, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब रो 2 में चेंज करना है ना, रो 2 में एक्स स्क्वायर है, रो 1 में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर है, रो 1 में वाई स्क्वायर है। यहाँ पर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 0। सेम वे से रो 3 को भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 0, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहुँच गए, हमने 2 ज़ीरो बना लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जब चाहे इसको एक्सपेंड कर सकते हो। बट जैसा कि आपको पता है कि आपके आंसर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपको पता है आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये वाली टर्म है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अगर आप इसको ए मानो इसको बी मानो तो मेरे पास कितना आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ए बी ए बी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया देखो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब सेम वे से ये दोनों तो सेम ही हो गए, अब इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कितना बनेगा, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, सेम वैसे इसको भी कर लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ये स्टेप्स एग्ज़ाम्स में भी करने हैं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया, नहीं तो आपको यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लगेगी, यहाँ पर काफ़ी टर्म्स आ जाएंगी। तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आएगा आपको पता है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेम वे से यहाँ पर ये रहा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 0 है। सेम वे से यहाँ पर सेम ही आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0 यहाँ पर आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया और मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल सही किया है। आपको पता है इस पूरी टर्म, इस पूरी रो में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है, इस पूरी रो से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, और मैंने आपको बताया कि इस पूरी रो में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है, इसमें से भी, क्योंकि आपको पता है जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो यही है, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अब देखो रो 2 में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया,
तो अंदर मेरे पास कितना आएगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड रह गया अंदर, यहाँ पर एक्स प्लस जेड माइनस वाई रह गया, यहाँ पर ज़ीरो। ठीक है, अब सेम वे से इसमें से भी अगर हम बाहर आएगा तो बाहर कितना आएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना रह गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ज़ीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो, मैंने आपको हमेशा बोला कि डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको जब तक लगता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के डिटर्मिनेंट को इजी कर सकते हो, इजी बना सकते हो, तो उसको आप सॉल्व कर लिया करो, अदरवाइज उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते तो इसको आप एक्सपेंड कर दो। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर 3 वाली टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ बच्चों के मन में सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है या सीधा ये स्टेप आ सकता है कि सर ये दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम है, तो सर क्यों ना हम इनको भी ज़ीरो कर दें। यस, आप इनको ज़ीरो कर सकते हो, बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप रो 3 में से रो 2 को माइनस करोगे, अगर आप इसको ज़ीरो बनाने जाओगे तो ये वाली जो ज़ीरो है वो इससे हमारी ख़राब हो जाएगी। ख़राब का मेरा मतलब क्या है कि उससे क्या होगा, ये जो ज़ीरो हमने खुद बनाई है यहाँ पर आएगा माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, इसको अगर माइनस करोगे। सेम वे से अगर आप रो 2 को रो 2 में से रो 3 को माइनस करोगे तो ये वाली ज़ीरो जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी इससे। और अगर आपने 4.2 को अच्छे से किया है और अगर आपने मेरे को फॉलो किया है तो मैंने आपको हमेशा ऐसे स्टेप्स अवॉइड करने को बोला है जिससे आपकी खुद की बनाई हुई ज़ीरो ख़राब हो रही है। ऐसे स्टेप्स आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, बट इससे आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने के मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपका क्वेश्चन वहीं पर रहेगा, आप वहीं पर राउंड 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 घूमते रहोगे। और ये क्वेश्चन जो इसमें सबसे मुश्किल बात होती है कि ऐसे क्वेश्चंस में पता ही नहीं होता कि हमारा आंसर कब आएगा, तो आप वहीं पर घूमते रहोगे। तो इसलिए ये छोटे छोटे हिंट हैं बीच में जो आपको देता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखा करो। हम कभी भी अपनी बनाई हुई ज़ीरो खराब नहीं करते। तो अब देखो, अब मुझे और ज़ीरो चाहिए ताकि मेरा डिटर्मिनेंट जो है थोड़ा सा और सॉल्व हो पाए। तो ऐसा करते हैं, देखो हमने रो 1 में कोई भी चेंज नहीं किया, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी खोल दूँ, आपको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब क्यों लगा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब कि ऊपर से भी जो रो 1 है वो हमारी थोड़ी सी कट शॉर्ट हो जाए। तो हमारे पास कितना बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ज़ीरो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ज़ीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब क्यों किया है, ताकि इसको मैं टर्म को छोटी कर पाऊँ, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसको अल्टीमेटली हमें खोलना तो पड़ेगा ही, तो मैंने इसको खोल लिया। अगर हम यहाँ पर नहीं खोल रहे तो इसको बाद में जाके डिटर्मिनेंट में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमें खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको अब मैं एक बार एक्सपैंड कर लिया। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वाई स्क्वायर इसमें से मैं माइनस कर सकता हूँ और उससे हमारी कोई भी ज़ीरो जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इस वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं कॉलम 1 से, मैं चाहता तो जेड स्क्वायर को भी कर सकता हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़न होगी इसलिए मैं वन बाय वन स्टेप ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मुझे कॉलम 1 में चेंज करना है ना, तो कॉलम 1 को लिखते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 1 में है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर ये कट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। तो यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये भी कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है, -2z रह गया। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है। देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या आया, जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब इसमें से जब मैंने ये माइनस किया तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट, माइनस वाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास -2z रह गया। बहुत अच्छी बात है, 3 टर्म से हम सिंगल टर्म में आ गए, तो मेरा स्टेप बिल्कुल सही है। कॉलम 1 में यहाँ पर है x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पर 0 है तो वो सेम ही आ जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस जेड। कॉलम 2 को वैसे ही लिख लो, कॉलम 3 को भी वैसे ही लिख लो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जेड स्क्वायर भी है तो उसको भी 0 कर लेते हैं। तो कॉलम 1 अगेन, कॉलम 1 में से मैं कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो ये भी कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब फिर से कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 है, तो कॉलम 1 में है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो हमारे पास 2yz बच गया यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 2z है, -2z, यहाँ पर 0 है तो सेम ही आ जाएगा -2z। अब यहाँ पर है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यहाँ पर है x प्लस वाई माइनस जेड, तो कितना आया x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो -2y, तो यहाँ पर -2y बच गया। ठीक, तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर आया वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0, जेड स्क्वायर 0 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब देखो यहाँ से ना आप 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो टेकिंग आउट, जितना आप इजी कर सकते हो कर लिया करो। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, आपको पता है हमारी जो 4th प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 2 फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2 को बाहर लिख लिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा वाई जेड, यहाँ पर माइनस जेड, यहाँ पर माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड माइनस वाई, जेड स्क्वायर 0 0 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है जी। अब देखो इसके बाद ना एनसीईआरटी वालों ने इस रो 1 को ना उन्होंने 1/y से मल्टीप्लाई किया है और इसमें ऐड कर दिया ताकि ये 0 बन सके। बट यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 0 है तो मैं नहीं चाहता कि हम उसको ख़राब करें। ठीक है, सेम वे से उसने इसको एनसीईआरटी वालों ने 1/z से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया ताकि ये 0 बने, बट उससे हमारी ये वाली 0 ख़राब होगी, तो मैं नहीं चाहता कि हम अपनी 0 ख़राब करें, तो मैं यहीं पर इसको एक्सपैंड करने वाला हूँ। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो आप वहीं तक, मतलब वहाँ तक ही स्टेप्स अपने किया करो, ऐसा नहीं है कि हमें किसी को कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। अब आपको पता है एक्सपेंडिंग रो 1, तो यहाँ पर वाई जेड आएगा। अब वाई जेड के अंदर कितना आएगा, मतलब वाई जेड वाली रो और वाई जेड वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो आपको पता ही है अंदर हमारे पास कितना बचा है, एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0 0 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब उसके बाद क्या होता है, माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाली रो और वाई स्क्वायर वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, माइनस जेड माइनस वाई 0 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। लास्ट में हमारे पास है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर वाली रो और जेड स्क्वायर वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, माइनस जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में बस इतना बच गया। अब हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करवा देता हूँ।
अब देखो हम यहाँ पर थे तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 × x + y + z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा y z। अब मल्टीप्लाई करते हैं x + z - y, x + y - z को आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, 0, क्योंकि माइनस 0 ही आएगा। सेम वे से -y², तो मुझे -z को मल्टीप्लाई करना है x + y - z से, माइनस y × 0 0। सेम वे से z², -z × 0 0, माइनस यहाँ -y है, अब उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे x + z - y से, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे थोड़ी कैलकुलेशन। तो x + y + z का होल स्क्वायर yz, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x², फिर xy - xz, मैंने x को मल्टीप्लाई किया, फिर z को zx zy - z², फिर -y को -xy - y² + yz। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई। अब आगे चलते हैं। -y² को बाहर रहने दो, अंदर कितना आएगा -zx - zy + z²। आगे चलते हैं, z², यहाँ माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो xy + y को z से किया zy, y को -y से किया -y², ठीक है। अब कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट होंगे, जैसे xy - xy -xz + zx, तो यही टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। तो बाहर वाली टर्म्स को तो हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमें हमारे आंसर में चाहिए। तो इसको करते हैं x² yz, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो yz y² z² बनेगा, यहाँ पर भी yz है, तो देखो ध्यान से, ये वाला, ये भी yz है, ये भी yz है, और कितना बना, yz को yz से मल्टीप्लाई, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, z² y² -yz³ y³ ठीक है। फिर से वही y² z², इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस xy² z प्लस zy³ -z² y², इसको भी कर लो, xyz² प्लस z³ -z² y²। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होनी चाहिए, ठीक है। तो z² y² -z² y², y² z² -z² y², और zy³ -zy³ -yz³ प्लस yz³, तो काफ़ी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। तो हमारे पास कितना आ गया, x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। अब मुझे अपना आंसर दिख रहा है, ध्यान से देखो, x + y + z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से xyz कॉमन आ रहा है, मैं xyz कॉमन ले रहा हूँ, अंदर कितना आ गया, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये बाहर आ जाएगा, तो 2xyz ऐसे लिख लो, x + y + z का होल क्यूब। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमने जो अपना आंसर है वो निकाल लिया, मतलब जो हमारा डिटर्मिनेंट था उसको मैंने सॉल्व किया और अल्टीमेटली उसका आंसर ये बन गया। अब क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, तो जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लिया। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमें प्रूव करवाना था, और ये कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी, जब मैंने मैपिंग से देखा तो ये फर्स्ट कैटेगरी में नहीं था। उसके बाद जब हम एनी अदर सिमेट्री के पास गए, तो एनी अदर सिमेट्री में मुझे पता लगा कि यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ, यहाँ से मुझे पता लगा कि यहाँ कुछ कॉमन लूँ, तो मेरे पास एक सिमेट्री बन रही थी। तो मैंने यहाँ से x को कॉमन लिया रो 1 में से, यहाँ से y, यहाँ से z,
ठीक है। और फिर वापस से x को मैंने रो 1 से कॉमन लिया था, रो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो कितनी अच्छी सिमेट्री बन गई। और मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना आएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वैसी छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद फिर मैपिंग के पास गया, मैपिंग ने मुझे बताया कि यहाँ पर 0 बनना है, मैंने यहाँ पर 0 बनाया। सेम वैसे यहाँ पर 0, मैंने यहाँ पर 0 बना लिया, तो मैंने 2 0 बना लिए। अब उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर x + y + z का कोई फॉर्मूला बन गया, उसको मैंने कॉमन आउट बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही मैंने कॉमन आउट बाहर निकाल लिया तो मुझे लगा कि अभी भी इसको मुझे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने इसका स्क्वायर खोल लिया। अब स्क्वायर खोलते ही मैंने इसमें से y² को माइनस किया, सेम वे से इसमें से मैंने z² को माइनस किया, अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद मैंने सोचा कि इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि देखो NCERT वाले, उनको पता है, उनका सोल्यूशन उनको पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बट एग्ज़ाम्स में आपके ऊपर प्रेशर होगा, तो आप क्या क्या सोच सकते हो, मैं उस वे से आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगा कि इसको मैं काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज़ लगा चुका हूँ, तो मैंने इसको इसके बाद एक्सपैंड कर दिया। अब जस्ट एक्सपैंड करने के बाद छोटी सी मल्टीप्लिकेशन थी, मतलब थोड़ी सी नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं, बट ये सभी आपस में कैंसिल आउट ही होंगी और हमारे पास अल्टीमेटली यही रह गया। अब यहाँ से मैंने x/z को कॉमन लिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, बट सिलेबस में है, मुझे आपको करवाना ही है। और मैंने आपको इतना टाइम इसलिए लगाया ताकि मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे पाऊँ कि आप कोई भी स्टेप जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको मतलब जैसे आपने इस एक्सरसाइज की बात करें, आपने 4.2 के ऐसे सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको इस एक्सरसाइज में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप कभी भी कहीं पर भी मार नहीं खाओ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 33 की बात करते हैं। यूज प्रोडक्ट, यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तभी यहाँ पर लिखा गया यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x - y + 2z = 1, 2y - 3z = 1, 3x - 2y + 4z = 2। मतलब अब यहाँ पर इसको देख के लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है इन 3 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स। ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको मैपिंग भी दी थी, ये वाली, जिसमें हम मतलब कि मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो कैच है, मतलब क्वेश्चन में जो पूछने का ढंग है, वो चेंज कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर यूज दिस प्रोडक्ट। और अगर आपने 4.6 मेरे से पढ़ी है ना, तो मैंने उसकी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे, इस एक्सरसाइज का सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल्स में है, और वो मुझे एग्जाम्पल्स में ही मिल गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफरेंट है, जब हम करेंगे तो वहीं से आपको डिफरेंस पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में। दूसरी बात जो मेरी तरफ से होगी, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले में उन्होंने बोला है कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में ये इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमें देखो इसकी प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ रोल होगा यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से पहले ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले इनकी हम नेम रख लेते हैं, लेट एक्स। अब x मैंने रख लिया, इसका नेम 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ठीक है। एंड y, अब y मैट्रिक्स को भी एक नेम, मतलब y इसका भी हमने नेम रख लिया, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो मैंने दो मैट्रिसेस मतलब लिख लिए, दोनों को अलग अलग नेम दे दिया। अब हमें पता है क्वेश्चन में लिखा गया है एक्स वाई, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा, उन्होंने खुद बोला कि इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई को मतलब कि लिख लिया। अब आपको पता ही है, हमेशा की तरह 3x3 3x3 नियरेस्ट पॉइंट सेम होने चाहिए, फारदेस्ट पॉइंट डिसाइड करते हैं ऑर्डर, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। अब हमेशा की तरह मैंने रफ में यहाँ पर लिख रखा है, तो आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम को पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 1 को -2 से किया -2, -1 को 9 से किया -9, 2 को 6 से किया 12।
सेम वे से सेकंड कॉलम को पकड़ लो, तो कितना आएगा, 1 को 0 से किया 0, -1 को 2 से किया -2, 2 को 1 से किया 2। सेम वे से थर्ड कॉलम को पकड़ लेते हैं, तो कितना आएगा, देखो 1 को 1 से किया 1, -1 को -3 से किया +3, 2 को -2 से किया 4। अब नेक्स्ट इस रो की बारी है, फर्स्ट कॉलम, तो करते हैं। तो देखो कितना आएगा, 0 को -2 से किया 0, 2 को 9 से किया 18, -3 को 6 से किया -18। सेम वे से सेकंड कॉलम को पकड़ लो, 0 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया 4, -3 को 1 से किया -3। सेम वे से लास्ट कॉलम है ये, ठीक है। तो 0 को 0 से किया, 0 को 1 से किया 0, 2 को -3 से किया -6, -3 को -2 से किया +6। तो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको भी कर लेते हैं। 3 को -2 से किया -6, -2 को 18 से 9 से किया -18, 6 4 को 6 से किया 24। अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो 3 को 0 से किया 0, -2 को 2 से किया -4, 4 को 1 से किया 4। अब लास्ट कॉलम है, तो 3 को 1 से किया 3, -2 को -3 से किया 6, 4 को -2 से किया -8। तो ये मैंने मल्टीप्लाई तो कर लिया, मल्टीप्लाई हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो इसका जो आंसर आ रहा है वो एक ख़ास नंबर आएगा, तो विच एम्प्लाइज x इंटू वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब 12 - 9 3, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 + 3 4, 4 - 4 0, 18 - 18 0, 4 - 3 1 0, ये -24 + 24 0 0, यहाँ पर 1। और ये आप सभी को पता है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करूँ, उसका आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। नाउ xy इज इक्वल टू आई, therefore x is inverse of y and y is inverse of x। इसको हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था, इसको हमें डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर तो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। अब देखो खुशी की एक वजह है, अब वो खुशी की जो वजह है वो आपको नेक्स्ट पेज पे जाके बताऊंगा। अब देखो ये सब कुछ हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था, ये x है, ये y है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, और x इज़ इनवर्स ऑफ y या y इज़ इनवर्स ऑफ x। और जो कि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे खुश होने की वजह है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, उन्होंने बोला था कि यूज़ दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे इसको ढंग से लिखते हैं, इसको लिख लो 0x। ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से ऐसा करो, आप ए मैट्रिक्स लिख लो। एक ए मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1, फिर 2 0 2 -3 3 -2 4। सेम वे से एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा करो, यहाँ पर एक्स मैंने पहले लिख रखा है, यहाँ पर x1 लिख लो, ठीक है। जस्ट वैसे ही चेंज कर लिया। अब ये वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, 3 वेरिएबल हैं, तो आपको पता ही है ये ऐसा ही आएगा 3 × 3, ये 3 × 1, एंड लास्ट में बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स होती है कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड 1 1 2। अब आपको पता लगेगा मेरी खुशी की वजह, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ गिवन system of equations can be written as, आपको पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने वो बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर हम a को x से मल्टीप्लाई करें, x1 सॉरी,
और उसको b के इक्वल रखे तो हमें यही सिस्टम मिलेगा। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है और ये मैंने आपको बेसिस और वीडियो में बताया था। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरी खुशी की वजह है, आपको पता है कि देखो ध्यान से, इसमें हमें बेसिकली करना क्या है। चलो ऐसा करते हैं, पहले ना एक बार इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट को ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो ऐसा करो, नाउ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन। ठीक है, तो करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पहले कौन सा एलिमेंट है? 1। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? 2 -3 -2 4। उसके बाद हमेशा क्या होता है? माइनस। अब यहाँ -1 पहले से है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को छोड़ दो, 0 3 -3 4, नेक्स्ट 2 +2। तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो 0 2 3 -2। ठीक है, तो लेफ्ट टॉप। अब जैसे ही मैं आपको ना वो खुशी वाली बात बताऊंगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट टॉप 2 4 था 8 -2 को -3 से किया +6, यहाँ +1 आएगा। 0 को 4 से किया 0, -3 को -3 से किया -9, +2, 0 को -2 से किया 0, -3 को 2 से किया 6। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, यहाँ पर +9, यहाँ पर -12। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 और 9 -12, 11 -12, दैट मीन्स -1, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलो इतना हमने कर लिया, अब आपको वो बताने का टाइम आ गया है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका जो सल्यूशन है वो हम इस फॉर्म में दे सकते हैं कि ए इनवर्स निकालना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए के लिए हमें को फैक्टर्स चाहिए, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी है। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। हमारा ए मैट्रिक्स ये है और ये हमारा एक्स मैट्रिक्स है। 1 -1 2 1 -1 2, 0 2 -3 0 2 -3, 3 -2 4 3 -2 4। अब ये बिल्कुल सेम है और यहाँ पर आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है, x और a हमारा सेम है ना, और x क्या है? इज इनवर्स, या ऐसे बोलो y इज इनवर्स ऑफ x, और x किसके इक्वल है? a के इक्वल है। यानी कि जो हमारा y है वो क्या है? इनवर्स ऑफ इस, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना उसका इनवर्स है। तो हमें यहाँ पर खुशी की बात ये है कि हमें यहाँ पर इनवर्स निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कट शॉर्ट हो गया और इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा इनवर्स सीधा ही हमें गिवन है। ठीक है, और दूसरी बात जो मैं आपको आगे जाके एक और बताऊंगा, जो आपको और इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जब क्वेश्चन खत्म होगा मैं तब आपको बताऊंगा। तो यहाँ हमें ये क्लियर हो गया कि हमें एडजॉइंट या को फैक्टर वगैरह नहीं निकालने। तभी उन्होंने बोला था कि यूज़ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का आंसर आपका हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा या उसके आसपास। उसके आसपास का मतलब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व करेंगे अगर वो आ जाएगा तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यही है कि हमारा एक्स और ए मैट्रिक्स जो है वो सेम है। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पेज पे समझाया कि अवर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स गिवन इन क्वेश्चन, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वाई क्या है? इनवर्स ऑफ एक्स मतलब ए। और अगर वाई इनवर्स है ए का, तो मैं ए वाई को लिख सकता हूँ ए इनवर्स। ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम्स में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है। ठीक है, अब हमारा ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो आ चुकी है बिना किसी एफर्ट के, उस प्रोडक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो नाउ आपको पता ही हम कैसे करेंगे। नाउ वी कैन
फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद, आपको पता है x1 इज इक्वल टू ए इनवर्स b। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। x1 कितना था, XYZ 3x1, ए इनवर्स आपके सामने ही है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और b कितना था हमारे पास 1 1 2। ठीक है, 3x3 3x1, और आपको पता ही है नियरेस्ट पॉइंट मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। अब ये भी मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आपको इसकी आदत रहे हमेशा, आप कभी भी गलती मत करो, आप कभी भी भूलो मत। ठीक है, तो ये अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं, बहुत ईजी है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, -2 को 1 से किया -2, 0 को 1 से किया 0, 1 को 2 से किया 2। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से कर लिया, हमारा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, और कोई रो नहीं है हमारी, और कोई कॉलम नहीं है सॉरी हमारी, तो रो 2 से करते हैं 9, फिर 2 को 1 से किया 2, -3 को 2 से किया -6, नेक्स्ट 6 को 1 से किया 6, 1 को 1 से किया 1, यहाँ -4, 3x1। तो विच एम्प्लाइज XYZ, यहाँ पर कितना आएगा 0, 9 और 2 11 -6 5, यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपको पता है सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore corresponding elements must be सेम। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो x की वैल्यू कितनी आई 0, y की 5, z की 3। ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। आप चेक करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर x को 0 फिल करो, -5 + 6 1 ही आएगा, यहाँ पर 10 - 9 1 ही आएगा, 0 - 10 + 12 2 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर है जो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट पूछने का ढंग बदल गया। ठीक है, और उससे आपने कभी घबराना नहीं है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि मिसलिनियस को अच्छे से किया करो। उन्होंने बोला कि 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करके उसका यूज़ करो। अब जब मैंने उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इन दोनों मैट्रिसेस का आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ से एक डेफिनेशन क्लियर थी कि ये इसका इन्वर्स है वाई का, या वाई है एक्स का इन्वर्स है, मैं दोनों बातें लिख सकता हूँ। अब जो हमारा एक्स मैट्रिक्स है वो बिल्कुल हमारे ए मैट्रिक्स की तरह था जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाई और एक्स सेम है, सॉरी अगर एक्स और ए सेम है तो मतलब वाई इन्वर्स ऑफ ए है, मतलब वाई क्या है हमारा एक्चुअल में, जो ये वाई था ना हमारा, ये एक्चुअल में ए इन्वर्स ही था। तो हमें उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, उसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब मुझे यहाँ पर आपको एक बात बतानी है, स्पेशल बात बतानी है, इसी क्वेश्चन में समझ लो आप। ठीक है, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास आपका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको आएंगे, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं छोड़ना चाहता, मैं छोड़ सकता था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये बात यहीं पर आपको क्लियर कर दी जाए, क्योंकि मुझे कभी भी जल्दबाजी नहीं होती कि बस जस्ट सिलेबस को हमें ख़त्म करना है, जस्ट हमें टाइम पास ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। तो मुझे लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 4i आ जाए, मतलब 4i का मतलब समझते हो ना आप, ऐसे कुछ, इसमें से आप 4 को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हो सकता है कि आपका आंसर -5i आ जाए, हो सकता है आपका आंसर 6i आ जाए, हो सकता है आपका आंसर 7i आ जाए, मतलब ऐसा कुछ भी आंसर आपका आएगा और ये पक्का श्योर है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन में आपका कोई भी और आंसर नहीं आ सकता। अब आपको पता है कि हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक्स वाई और वाई एक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए तब वो एक दूसरे के इन्वर्स बनते हैं। ऐसी कोई डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी।
तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, अब मान लो यही क्वेश्चन आपको पता है ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। जस्ट सपोज मान लो, मैं आपको वही समझाने के लिए बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा। अब यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, अब उसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 4i आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो a है, वो जो हमारा वो a है वो इससे मैच करेगा, x किसके इक्वल है, a के। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया था तो ये इन्वर्स बन गया। अब यहाँ पर ये 4i के इक्वल है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इस 4 को उठा के इसके साथ लिख दो, 4 को उठा के इसके साथ लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप x लिखोगे दोबारा से, यहाँ पर लिखोगे 4 और ये वाली कोई मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आपका क्या होगा, ए इनवर्स, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को मैंने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो 4 होगा, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा वो आपने उस मैट्रिक्स के साथ लिखना है जो, देखो यहाँ पर x a के इक्वल है तो मैंने दूसरे के साथ लिखा, जो मैट्रिक्स हमारा a के इक्वल है, जो हमारा मैट्रिक्स a के इक्वल आ रहा है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जो भी हम चेंज करेंगे वो इसमें करेंगे जो दूसरा मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर हमारा a इनवर्स कैसा होगा, 1/4, जो भी कोई मैट्रिक्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर वो सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो इसलिए मैंने इसी को इनवर्स बोल दिया। अगर यहाँ पर 4i होता तो मैं इसको बोलता 1/4 इंटू दिस मैट्रिक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम किस तरह से टैकल करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पर भी लिख के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने की या आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो इस एक्सरसाइज और इस हमारे चैप्टर की ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 34, ठीक है। डिटर्मिनेंट है a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेंट है ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, मतलब एक डिटर्मिनेंट को हमें थोड़ा सा एक्सपैंड करना है और उसका आंसर एक डिटर्मिनेंट के ही इक्वल प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस पर थोड़ी प्रॉपर्टीज़ लगाओ, इसको एक्सपैंड कर दो, फिर इस पर इसको एक्सपैंड कर दो और दोनों के आंसर मैच कर जाएंगे। बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि दो डिटर्मिनेंट मतलब एक्सपैंड करने इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि दोनों में काफ़ी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है, या मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ कि ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। मतलब यहाँ पर हमें एक्सपैंड तो करना ही नहीं है, जस्ट हमें इस डिटर्मिनेंट में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना है और अंदर हमारे पास कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर भी मैं चाहता तो मैं सीधा बता सकता हूँ जिस तरह से एनसीईआरटी ने किया है, बट फिर से मैं आपको इसको मैपिंग से जोड़ के एक थॉट प्रोसेस देना चाहूँगा ताकि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाओ। अब फर्स्ट कैटेगरी के पास अगर हम जाएं, वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। a प्लस बी एक्स और कहीं पर नहीं है, c प्लस डी एक्स और कहीं पर नहीं है, p प्लस क्यू एक्स और कहीं पर भी नहीं है। तो मतलब ऐसी कोई सिचुएशन तो यहाँ ये वाली कैटेगरी तो ये नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचती हैं, ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर। अभी देखो कॉमन तो हमें निकालना ही पड़ेगा, बट अभी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ से अगर a कॉमन आएगा यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा यहाँ से नहीं आएगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ले दे के हमारे पास यही स्टेप बचता है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके या तो ज़ीरो बनाएंगे या सिमेट्री। अब यहाँ पर ज़ीरो की बात भी सुन लो, ज़ीरो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और डिटर्मिनेंट है, इसको हमें एक्सपैंड नहीं करना, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर एक्सपैंड करना होता तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसको भी एक्सपैंड करेंगे फिर इसको भी करना पड़ेगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। सिमेट्री का मतलब इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप रो 3 को देखो तो दोनों डिटर्मिनेंट्स की सेम है, मतलब हमें जो भी चेंजेस करने हैं, देखो मैं आपको स्पेसिफिक कर रहा हूँ, हमारे पास इतनी ढेर सारी ऑप्शंस हैं, तो मैं ले दे के आपको एक ऑप्शन पे ले आया कि हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचती है कि हम सिमेट्री बनाएं, ज़ीरो नहीं बना सकते। और दूसरी बात,
कि सिर्फ हमें रो 1 और रो टू पर ही ऑपरेशन लगाने हैं, रो 3 पर नहीं लगाने, वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। अब पहली आपकी सोच क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं हमें बनाना, मैं सिर्फ इस सोच के साथ काम करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म है, यहाँ पर दो दो टर्म्स हैं, तो मैं इनको रिमूव करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर अकेला ए है यहाँ पर ए प्लस बी एक्स है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी प्लस डी एक्स है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी प्लस क्यू एक्स है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं एक्स वाली टर्म्स को रिमूव करने वाला हूँ। तो एक्स वाली टर्म्स कैसे रिमूव होंगी आपको पता है, मैं रो 1 पर ऑपरेट करने वाला हूँ, मैं रो 1 माइनस एक्स आर 2 ये वाला स्टेप करने वाला हूँ। अब ये क्यों किया है, मुझे कैसे पता लगा, ताकि मैं डबल टर्म से सिंगल टर्म में जा पाऊँ और मेरी डिटर्मिनेंट के अंदर x नहीं है। ठीक है, तो करते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से करेंगे, तभी मैं हमेशा रफ में करता हूँ ताकि इसमें आप गलती मत करो। रो 1 में है a प्लस बी एक्स माइनस एक्स, R2 में कौन है ए एक्स प्लस बी, तो कितना आएगा a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स। अब ये तो कट हो गया, तो मेरे पास कितना रह गया a माइनस ए एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर कितना रह गया a माइनस ए एक्स स्क्वेयर। सेम वे से आगे चलते हैं, c प्लस डी एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर कौन है सी एक्स प्लस डी, सेम वही प्रोसीजर लगेगा, माइनस सी एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स। और इसको देख के लगता है कि मेरा जो काम है वो बन गया, तो यहाँ पर कितना आएगा c माइनस सी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं, p प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स है पी एक्स प्लस क्यू, पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स। अब मैंने एक्स वाली टर्म्स रिमूव तो कर दी, बट मेरे पास ये फालतू एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स आ रही हैं, बट इससे मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में हिंट है कि वहाँ पर एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। तो सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू। ठीक है जी, अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ए कॉमन लूँ अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सी कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, पी कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को देख के मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि यानी कि जो मेरा मतलब कि प्रोसेस है ना वो सही है, मैंने कोई स्टेप गलत नहीं किया। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी सेम वैसी ही फीलिंग आएगी जो मुझे आ रही है। अब यहाँ से मैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन बाहर ले सकता हूँ। आपको पता है आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फ्रॉम रो 1। ठीक है, तो मैं रो 1 से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर बचा ए सी पी। बहुत अच्छी बात है, मेरी पहली रो जो है वो मैंने प्रिपेयर कर ली और बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भी आ चुका है। अब इसके बाद अब सिर्फ रो 2 का हमारी प्रॉब्लम रह गई है। अब रो 2 को भी टैकल हम कर सकते हैं। अब रो 2 में हमें चाहिए क्या, बी डी क्यू। अब ए एक्स सी एक्स और पी एक्स नहीं चाहिए, वो ऊपर वाली रो में से हम सब्ट्रैक्ट करके उसको निकाल सकते हैं। देखो रो 2 पे मैं ऑपरेट करने वाला हूँ, रो 2 में से मैं एक्स टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। अब देखो साथ साथ ऐसा करते हैं, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो रो 1 में मुझे कोई चेंज नहीं करना, तो ए सी पी। ठीक, ए सी पी, तो इसको साथ साथ में रफ में भी कर लेते हैं, रो 2 माइनस एक्स आर 1। ठीक है, अब रो 2 में पहले कौन है, ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स, वहाँ पर है ए, तो ए एक्स कैंसिल, तो बी रह गया, यहाँ पर बी आएगा, सी एक्स प्लस डी माइनस एक्स इंटू सी, तो कितना आएगा डी पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी एक्स, तो कितना आएगा क्यू, तो यू वी डब्ल्यू। अब देखो बहुत अच्छी बात है, ये कौन सी साइड है हमारी, ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो अल्टीमेटली हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के,
और ये हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। देखो दोबारा से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, हमेशा किसी भी क्वेश्चन के लिए ना आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब वो प्लान क्या था हमारा कि हमें डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट में ही जाना है, तो मुझे इतना तो पता था कि मुझे इसको एक्सपैंड नहीं करना। अब फिर से, अब आपका जो प्लान है उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? आपकी मैपिंग। मैपिंग ने मुझे बताया कि ये फर्स्ट कैटेगरी नहीं है, सेकंड कैटेगरी है। अब इसमें मुझे कुछ, इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा था, तो मुझे पता था कि यहाँ जीरो बनेगी या सिमेट्री। अब जीरो मुझे नहीं बनाने क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट में ही जाना है, तो मुझे सिमेट्री बनानी थी। अब सिमेट्री बनाने के लिए मेरे पास क्या थॉट प्रोसेस था कि रो 3 में मुझे कोई चेंज नहीं करना, रो 1 में अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे 2 एलिमेंट से 1 एलिमेंट चाहिए, तो मुझे x को रिमूव करना है। तो मैंने x को मल्टीप्लाई करके रो से bx को रिमूव कर दिया, dx को, qx को। अब एक्स स्क्वायर में कोई टर्म्स आ गई तो कुछ कॉमन लिया तो वो बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद मैंने इस ax, cx और px को भी रिमूव कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मिसलेनियस की जो एग्जांपल्स हैं उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है और हर एक स्टेप को बताने की कोशिश की है, आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।